चलिए, इसके अलावा आज एक सुबह अहम खबर आई थी। खबर थी एनडीटीवी पे को लेकर, जहां पे इनकम टैक्स की कुछ रेड्स पड़ रही हैं। इसमें उनके दफ्तरों पे भी छापे पड़ रहे हैं और साथ साथ प्रणव रॉय के जो घर पर भी कुछ छापे की खबरें हैं। करीब 1.86 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला है और कुछ फंड डाइवर्जन के मामले भी हैं, जिसको लेकर यहाँ पे छापेमारी हो रही है। हमने बातचीत की, संजय कुमार श्रीवास्तव इनकम टैक्स कमिश्नर है, आपको सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है। केस है क्योंकि इस पर काफी समय से जांच चल भी रही है। जो फंड डाइवर्जन का आरोप लगा है, इस पर आप बता सकते हैं? फंड डाइवर्जन भी नहीं है, फंड डाइवर्जन भी है और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग है, टैक्स एवेजन है, एम्बेजलमेंट ऑफ गवर्नमेंट मनी है, ब्राइबरी है, ब्राइब पेड टू सर्टेन ऑफिसर्स। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इस इशू पे कई साल से काम कर रहा है और उसको बंद कराने की बड़ी कोशिश चलती रहती है हर बार, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं वो विद ग्रेट हार्डशिप दे हैव इन्वेस्टिगेटेड एंड एक्टेड लॉफुली। तो प्रोबेबली अगर सर्च हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, अगर आप कह रहे हैं कि हो रहा है तो हो रहा होगा। तो अगर सर्च हो रहा है तो उसी में फर्दर कोरोबोरेटिव एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए सर्च परमिटेड है इनकम टैक्स एक्ट में, तो उसके लिए वो सर्च कर रहे होंगे कंसर्न ऑफिसर्स। बिल्कुल। और केस ये है कि इन्होंने टैक्स हेवन्स के थ्रू बरमूडा, बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमन आइलैंड, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे टैक्स हेवन्स हैं। तो टैक्स हेवन्स का मतलब होता है कि जहां पैसा कहीं से भी लाएं, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि पैसा कहां से लाएं। जैसे हमारा देश टैक्स हेवन नहीं है, तो इसमें अगर किसी के पास पैसा है तो उससे पैसे का हिसाब लिया जाता है। टैक्स हेवन्स में हिसाब नहीं लिया जाता। आप कहीं से भी ट्रक में भर के पैसा ले आइए, वो आपसे नहीं पूछते कि आप कहां से लाए। तो टैक्स हेवन्स के थ्रू इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। टोटल $427 मिलियन है, जो तकरीबन 2000 करोड़ रुपया बनेगा। और उसके बाद चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग किया है तो ऑब्वियसली उस पर टैक्स भी नहीं दिया है, तो टैक्स एवेजन का भी केस है। और चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स एवेजन बिना अफसरों के साठगांठ के नहीं हो सकती है, तो कुछ अफसरों को घूस भी दिया है ताकि मामला रफा दफा हो जाए। और उसी में कुछ सरकार के पैसे भी गबन किया है। 1,46,82,836 रुपए का गबन का भी केस है। और उसके बाद जिन अफसरों ने इंक्वायरी करने की कोशिश की, तो एक एक करके उनको परेशान करने का भी केस है। सिर्फ मुझे परेशान नहीं किया गया है, और भी कई अफसरों को परेशान किया गया है। तो या उनको हटा दिया गया इंक्वायरी से, या उनको ऐसे परेशान किया गया, उनको तोड़ने की कोशिश की गई। खैर, तो जो जब से 2014 के बाद से इसमें काफी सीरियस काम चल रहा था, क्योंकि 2014 के बाद से सरकार का प्रोटेक्शन इनको नहीं था, तो जिसकी वजह से मतलब काम हो रहा था। तो उसमें कोरोबोरेटिव एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए सेक्शन 132(1) में इनकम टैक्स एक्ट में सर्च होता है। कंसर्न ऑफिसर्स ने उस प्रोविजन में अपने पावर का इस्तेमाल करके दे माइट बी कलेक्टिंग एविडेंस। लेकिन सर, एक जैसे आपने खुद कहा कि इसमें अब जांच काफी तेज हो गई है, तो 2014 से पहले क्या जानबूझकर जांच को दबाने की कोशिश की गई थी? जैसे आपने खुद कहा कि ऑफिसर्स हैव आल्सो बीन ब्राइब्ड और परेशान किया गया। जांच नहीं करने दिया गया था, जांच को दबाने की कोशिश भी की गई थी। और शुरुआती जांच जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही शुरू किया था, लेकिन बाद में चूंकि अदर एक्ट्स में भी ऑफेंसेस बनते हैं, तो धीरे धीरे जो है जांच बाकी एजेंसीज ने भी पिकअप की है। वो लोग भी काम कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले काम कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। सीबीआई में भी कुछ मामले हैं, वो लोग भी शायद देख रहे होंगे अपने हिसाब से। तो इसमें कंपनी लॉ बोर्ड में भी कुछ होगा। सेबी ने इसमें 2015 में 2 करोड़ रुपए की इनके ऊपर पेनल्टी लगाई थी। तो ये दोनों तरह का केस था। केस ये था कि पहले तो ये कहीं से इनका जो इलीगल पैसा है, पैसा इनके पास 2 तरह से आया है। एक तो पैसा इनको जी कॉर्पोरेशन से पैसा आया है, और वो पैसा जो है कई स्कैम्स में दिया हुआ घूस है। और उसके बाद कुछ पैसा इनको जो है कन्वर्जन लॉबी ने दिया है। गुजरात में 2003 में गुजरात सरकार ने एक कानून बनाया था जिसमें रिलीजियस कन्वर्जन को एक तरह से बंद कर दिया गया था। तो उससे जो कन्वर्जन लॉबी थी वो परेशान थी, और कन्वर्जन लॉबी ने ये पैसा पार्टली इनको दिया था उस समय की गुजरात सरकार को परेशान और बदनाम करने के लिए।
तो ये पैसा जब आ गया, पहले तो ये उस पैसे को हवाला के थ्रू मनी ये टैक्स हेवंस में ले गए और वहां से लॉन्डर करके ले आए एनडीटीवी की कंपनियों में। तो पैसा आने के बाद इनको अपने भी खाने के लिए पैसे चाहिए थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक डिविडेंड का फ्रॉड किया। डिविडेंड जो होता है कंपनी के प्रॉफिट से दिया जाता है या रिजर्व से दिया जाता है, जो पीछे कमाया हुआ प्रॉफिट होता है, और वो पैसा फिर सारे शेयर होल्डरों को डिविडेंड जाता है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक शेयर होल्डर को देंगे, एक शेयर होल्डर को नहीं देंगे। इन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया कि इनके 2 शेयर होल्डर थे, एक शेयर होल्डर जो एनडीटीवी की कंपनी थी उसको तो दे दिया 59% शेयर होल्डिंग पे डिविडेंड उसी दिन जिस दिन पैसा लेके आए, और दूसरी जो शेयर होल्डर थी उसको एक पैसा नहीं दिया। तो यहीं पे इनका फ्रॉड हो गया। और इस फ्रॉड में प्राइस वाटर हाउस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है वो शामिल है। अगर वहाँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके ईमेल देखे जाएं तो उसमें क्लियर बात हो रही है। प्रणव राय और राधिका रॉय और नारायण राव के साथ प्राइस वाटर हाउस के ईमेल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, जिसमें फ्रॉड का पूरी प्लानिंग की गई, कॉन्स्पिरेसी की गई और ये फ्रॉड किया गया। इस फ्रॉड में प्राइस वाटर हाउस भी शामिल है। तो ये जो आपने कहा डाइवर्जन ऑफ फंड्स, वो डाइवर्जन ऑफ फंड्स का ये केस था। बट डाइवर्जन ऑफ फंड्स के पहले बिल्कुल इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, पीएमएलए का केस बनता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस बनता है, आईपीसी का केस बनता है, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सिविल टैक्सेशन और क्रिमिनल केस बनता है। तो इतने ज्यादा इनकी क्रिमिनलिटी और इसको अभी तक दबा के रखा हुआ था कई तरह के। मुझे तो जो परेशान किया इन्होंने जिस तरह से किया वो एक अलग लंबी फहरिस्त है। बट इनका केस इनके अगेंस्ट बनता है, इनके अगेंस्ट इनके लिए ये है। तो चूंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शुरू से इस केस पे काम करता रहा और डिपार्टमेंट के अफसरों ने बड़ी मुश्किल, बड़ी जद्दोजहद से इनके खिलाफ सबूत जमा किए और जुटाए, और उन्हीं सबूतों पे बाकी डिपार्टमेंट वालों ने काम किया है। जैसे 2015 में जो सेबी ने पेनल्टी लगाया था इनके ऊपर, उस पेनल्टी में का बेसिस जो था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑर्डर था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है इनके ऊपर इनका असेसमेंट किया, 903 करोड़ रुपए का एडिशन किया जो जी के साथ मिलकर लॉन्डर किया हुआ पैसा था, और उसकी इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन नहीं दिया, छुपा लिया उस बात को। तो उसके लिए सेबी ने इनके ऊपर 2 करोड़ का पेनल्टी लगाया। आरबीआई ने इनके फॉरेक्स नॉर्म्स के वायलेशन की रिपोर्ट ईडी को भेजी। तो ईडी ने फिर 2030 करोड़ की इनकी फेमा में इनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू की जो चल रही है। इन्होंने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ अफसरों को घूस दिया, उस घूस पे सीबीआई वाले अपनी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे ज्यादा डिटेल उनका नहीं पता है। और फिर ईडी वाले जो हैं फर्दर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे। तो इन सारी चीजों को मिला करके जो है अभी केस जो है जो होगा, तो उसी में आगे ऐसे हालात बने होंगे कि इनके यहाँ सर्च करके एविडेंस गैदर करने की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कंसर्न विंग है, इन्वेस्टिगेशन विंग, उनके असेसमेंट में अगर लगा होगा कि भाई सर्च करने की जरूरत है, तो उन्होंने अपने स्टैट्यूटरी पावर इन्वोक करके ये ऑपरेशन किया होगा और जो चल रहा होगा। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल होगा आपसे। आपने, और जाहिर सी बात है ये जो आरोप आपने बताए वो सब अपने आप में काफ़ी गंभीर आरोप हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी समय से जांच ये चल भी रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये सारे जो मामले हैं उसे जोड़कर देखा जाए, इंक्लूडिंग कन्वर्जन लॉबीज़ के साथ मिलकर काम करना, टैक्स हेवेंस का सहारा लेना, इन सबको, तो ये क्या एक एंटी नेशनल बिल्कुल एंटी नेशनल तो हो ही गया। जब आप नेशन के कलेक्टिव इंटरेस्ट के खिलाफ किसी भी नेशन एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, तो आप नेशन स्टेट के पॉलिटिकल इंटरेस्ट या इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं, जब आप वहाँ की पीस एंड स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जब आप एक लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करते हैं, तो न केवल एंटी नेशनल है बल्कि हाई ट्रिजन का भी केस है। आप लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बदनाम करेंगे, डीस्टेबलाइज करेंगे, आप हेड ऑफ स्टेट को बदनाम करेंगे, डीस्टेबलाइज करेंगे, तो ये हाई ट्रिजन का केस बनता है। सेक्शन 124 आईपीसी में केस बनता है, 120B में केस बनता है। अपार्ट फ्रॉम जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं वो तो बनता ही है, मतलब आईपीसी में भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस का केस बनता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस बनता है, फेमा में केस बनता है, पीएमएलए में केस बनता है, और जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं, जो इसके एफआईपीबी के नॉर्म्स हैं, उन सब में बनता है। ये क्लियर कट एंटी नेशनल केस है, तो बड़ा माइल्ड वर्ड आप यूज कर रहे हैं, हाई ट्रिजन का केस है।
मतलब वॉर अगेंस्ट वेजिंग द वॉर अगेंस्ट स्टेट, दे वर बेसिकली वेजिंग द वॉर अगेंस्ट स्टेट। और इनकी पहले भी अदरवाइज भी कारगिल वॉर के समय भी इनका बड़ा डूबियस कंडक्ट था। बाद में बॉम्बे बॉम्ब अटैक जो हुआ, मुंबई अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसमें भी इनका बड़ा डूबियस कंडक्ट था। सेकंड जो है इनकी शुरू से इनका यही कंडक्ट रहा है, इन्होंने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स में जो इनकी फाइनल अकाउंट्स हैं उसमें जम्मू एंड कश्मीर को डिस्प्यूटेड दिखा रखा है, इंडिया हेल्ड टेरिटरी लिखते हैं ये। इनके खिलाफ तो उसी पे केस होना चाहिए, लेकिन उस समय चूंकि जो होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, उनका प्रोटेक्शन था, इसलिए इस पे पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए होंगे। तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग है, उसको आप इंडिया हेल्ड कश्मीर कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि ये पाकिस्तान में भी इनका चैनल चलता है। पाकिस्तान में केवल एनडीटीवी एक चैनल है, इंडियन चैनल है, जिसको चलाने दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान को खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, और इसलिए इन्होंने कहा था कि कश्मीर को इंडिया हेल्ड कश्मीर कहा था। उसी समय इनके खिलाफ FIR होना चाहिए था और कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन खैर। बिल्कुल, खैर चलिए, जो कंडक्ट है उनका वो तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आपको हम इसलिए आपका जो कंडक्ट है वो काबिल तारीफ़ है कि आप अब तेज़ी से इस जांच को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए और हमें ये पूरी जानकारी इतने विस्तार से बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर।